हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जुमान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज भी मैंने एक अच्छे टॉपिक को कवर किया हुआ है क्योंकि काफ़ी डिमांड आ रही थी आप लोगों की, तो मैंने कहा चलो इसको कवर कर लेते हैं। डायलिसिस टेक्नीशियन को आज मैंने कवर किया हुआ है। टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो हमेशा मेरी रिक्वेस्ट रहती है, तो काइंडली कर भी दिया करें। आप लोगों का क्या जाता है, एक बेल आइकन पे दबा ले ताकि आप लोगों को वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं डायलिसिस टेक्नीशियन के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं कि यहाँ पे उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एग्जाम के लिए वो क्या है। उसके बाद जो है ना उनके पास क्राइटेरिया के बाद उनका स्कोप कितना रहता है और जॉब जो है ना मिलती है, उनकी सैलरी क्या होती है और कितने एक्सपेंस में जो है ना उनका सारा खर्चा हो सकता है। तो ये सारी डिटेल देने वाला हूँ, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हैं। और सबसे पहले जो है ना मैं क्राइटेरिया बताऊंगा कि दुबई हेल्थ अथॉरिटी MOH हाथ के लिए आप लोगों का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले ये है कि दो चीज़ें होती है, एक होता है जो डायलिसिस टेक्नीशियन होता है जिनके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होता है, और एक होता है डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट जिसने 4 ईयर का जो है ना बैचलर किया होता है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले है टेक्नीशियन को कवर करूंगा। टेक्नीशियन का जो क्राइटेरिया है उनका ये है कि फॉर एग्जांपल मैट्रिक के बाद आपके पास 12th होना चाहिए, FSC होना चाहिए, FSC के बाद आपने किया हुआ है, आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, और 2 ईयर डिप्लोमे के बाद आपके पास 2 ईयर का जो है ना आपके पास वो होना चाहिए एक्सपीरियंस। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है तो आप 100% एलिजिबल हो एग्जाम के लिए, DHA MOH और हार्ड एग्जाम के लिए। हाँ, कुछ लोग जो कैंडिडेट है उनके पास क्या है कि उन लोगों ने मैट्रिक के बाद 10th क्लास के बाद O लेवल के बाद डायरेक्टली 2 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है, और 2 ईयर डिप्लोमे के बाद क्या किया हुआ है, 2 ईयर एक्सपीरियंस है, तो वो भी एलिजिबल है। लेकिन DHA MOH में वो एलिजिबल है, हाथ के लिए वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हाथ में तो मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि 12th का जो है ना सर्टिफिकेट वो इंपॉर्टेंट होता है। FSC का अगर आपके पास नहीं है तो आपका नहीं हो सकता। तो ये चीज़ थी, सबसे पहले क्राइटेरिया है कि सबसे पहले आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, और उसके बाद 2 ईयर डिप्लोमे के बाद आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम इसी तरह आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो 4 ईयर की, उसके बाद आपके पास डिग्री के बाद डिग्री जब आपका फाइनल ईयर के रिजल्ट आया है उसके बाद आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास है तो तब आप टेक्नोलॉजिस्ट के एग्जाम के लिए, डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होते हो, और तीनों एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो, DHA MOH और हाँ तीनों एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होते हो। और नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो यह है कि फॉर एग्जांपल आपका DHA लाइसेंस ले लेते हो। यहाँ पे स्कोप थोड़ा सा इस तरह है कि यहाँ पे जितनी भी हॉस्पिटल हैं उसमें सब में ना डायलिसिस का जो है ना वो सेक्शन रहता है, जितने हॉस्पिटल है, क्योंकि डायलिसिस नर्सेस की भी ज़रूरत होती है और डायलिसिस टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन की तो ज़रूरत होती है जब हॉस्पिटल की ओपनिंग होती है या हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट होती है। मोस्ट जो होता है जो क्लिनिक्स होते हैं उसमें तो ये जाहिर बात है डिपार्टमेंट नहीं होता, और कुछ डायलिसिस सेक्शन प्राइवेट भी बने हुए हैं जिसमें जनाब वो डायलिसिस करवाते हैं, सिर्फ डायलिसिस के लिए बना होता है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट होता है तो उसमें भी वो करवाते हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जो हॉस्पिटल हैं UAE के अंदर उसमें जो है ना आपको पता है कि हॉस्पिटल के अंदर डायलिसिस का सेक्शन रहता ही रहता है यहाँ पे। तो डायलिसिस स्कोप मतलब ये है कि इतना ज़्यादा नहीं है जिस तरह नर्सिंग का है और या दूसरी स्पेशलिटी का है कि हर जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो। कि अगर आप फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के अंदर करो तो आपने सिर्फ हॉस्पिटल को टारगेट करना है, आप जो है ना क्लिनिक के अंदर नहीं कर सकते क्योंकि क्लिनिक में वो सेक्शन ही नहीं है डायलिसिस का। तो जो हॉस्पिटल होते हैं वो जाहिर बात है कि इतने ज़्यादा मकदार में नहीं है कि हर दूसरा हॉस्पिटल यहाँ पे है। क्लिनिक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मकदार में, तो स्कोप है क्योंकि इसकी स्पेशलिटी जो होती है वो बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, तो जो सीट निकलती है उनके लिए जो कैंडिडेट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है और आपकी सिलेक्शन नहीं होती। मतलब ये है कि हॉस्पिटल में इनका हॉस्पिटल में ही सेक्शन रहता है, तो हॉस्पिटल को आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने हॉस्पिटल है, उस हिसाब से आपको जो है ना वो वैकेंसीज वहाँ पे आती रहती हैं, स्पेशली ज़रूरत होती है। जो मेन चीज़ है इनकी सैलरी की बात करेंगे कि यहाँ पे मतलब जो सैलरी हैं वो यहाँ पे इनकी बहुत अच्छी रहती है। जो आपका जो डायलिसिस टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन की 5.5 से लेकर 6,500 दरहम सैलरी होती है जिनके पास 2 ईयर का डिप्लोमा है।
जो बैचलर डिग्री होल्डर है उनकी 7,500 से स्टार्टिंग होती है, 8,500 के करीब आपकी सैलरी लग सकती है जो बैचलर डिग्री होल्डर है डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट का। तो मतलब सैलरी बाकी अगर देखा जाए डिपार्टमेंट में जिसमें नर्सिंग है, नर्सिस से भी थोड़ा सा ऊपर इनकी सैलरी रहती है। डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट की, इनकी लेबोरेटरी और फार्मासिस्ट की तो इनसे कम रहती हैं, इनकी सैलरी कम रहती है, फार्मासिस्ट बाकी जितने हैं। लेकिन डायलिसिस की सैलरी यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छी रहती है। स्कोप भी है लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि मैं रियलिटी की बात करूँगा कि आप यहाँ पे आ जाओ और वहाँ पे हॉस्पिटल को आप टारगेट कर सकते हो, आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है। यहाँ पे कैंडिडेट इतने ज़्यादा नहीं होते तो आपको जॉब इजीली मिल सकती है। थोड़ी सी हार्ड वर्क और स्ट्रगल करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इतनी सैलरी लग जाती है, कुछ हॉस्पिटल होते हैं जो आपको वहाँ पे क्या देते हैं, आपको हॉस्पिटल जो होते हैं वो उनकी जो है ना वहाँ पे रेजिडेंसी होती है, आपको वहाँ पे रिहाइश भी मिल सकती हैं। सिर्फ आपने जो है ना वो फूड जो है ना खुद लेना होता है, ट्रांसपोर्ट और जो है ना वो आपको देते हैं, रिहाइश दोनों चीज़ें देते हैं हॉस्पिटल में। मतलब 70% जो हॉस्पिटल है वो आपको ये चीज़ दे सकते हैं, 30% वो नहीं देते। और फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्राइवेट में खुद से रहना चाहते हो तो जो आपकी सैलरी में जो है ना वो बाकी जो उनका रेजिडेंशियल रिहाइश का जो पेमेंट होती है वो आपकी 700-800 वो आपकी सैलरी में ऐड कर लेते हैं वो। और अगर आप प्राइवेट किसी चीज़ कहीं भी रहना चाहते हो स्टूडियो में तो आपको वो चीज़ मिल सकती है। और तीसरी चीज़ है कि फॉर एग्जांपल रिहाइश तो आपको दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल फिर भी आप कहीं रहना चाहते हो, अगर आप अपने लिए स्टूडियो लेना चाहते हो, स्टूडियो की जो प्राइस है यहाँ पे वो 2000 से लेके 2700 के दरमियान कहीं भी मिल सकती है, डिपेंड ऑन द एरिया कि कहाँ पे रहे हो। अगर आप यहाँ पे एज अ बेड स्पेस में रहते हो तो 400 से लेके 600 के दरमियान आपको बेड स्पेस मिल सकता है, डिपेंड ऑन द एरिया। हाँ, तो वो भी है। अगर आप कोई भी पार्टीशन लेते हो, एक छोटा सा कमरा होता है, पार्टीशन जो है ना वो आपको 1000 से लेके 1500 के दरमियान कोई भी पार्टीशन, 1200 मोस्टली इनका रेंज रहती है पार्टीशन की, तो वो भी आपको मिल सकती है। तो आप इस हिसाब से लगा लो कि आप किस तरह की लाइफ गुजारना चाहते हैं। अगर आपकी सैलरी अच्छी रहती है तो लाइफस्टाइल आपका और अच्छा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। अगर कोई चीज़ मैंने मिसिंग की हो, क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि आपके लिए क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद मैंने स्कोप बता दिया कि स्कोप क्या है, जॉब की अवेलेबिलिटी बता दी कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं होता डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट का, तो आपको जॉब भी मिल सकती है। उसके बाद मैंने आपको सैलरी का बता दिया, एंड देन स्कोप भी मैंने बता दिया, और साथ में जो है ना एक्सपेंसेस आपके कितने रहते हैं। यहाँ पे फूड की जो है ना 250 से 300 दरम आपका एक्सपेंस रह सकता है आपके फूड का। बाकी इतना रिहाइश का आप 1000 जो है ना, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि 1000 दरम अपने जहन में रखो कि अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आपको ये एक्सपेंस रह सकता है, जिसमें खर्चा फ़ोन का, साथ में खाने पीने का और रिहाइश का ये आपका आ सकता है। बाकी आप अच्छी से सेव कर सकते हो। तो अगर नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाओ काइंडली वो भी मुझे बता दें। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम अच्छे से आपको रजिस्ट्रेशन करके देते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाओ काइंडली वो भी मुझे दोबारा बताएं कमेंट्स में, ताकि मैं आप लोगों के लिए सारे टॉपिक कवर करूँ और आप लोगों के जितने भी डाउट है वो मैं क्लियर करूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।